हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज के इस सेशन में हम IBACIO 2020 के कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद सर्ट्स एंड डाइसेस के क्वेश्चंस जो सिंप्लीफिकेशन के फॉर्म में पूछे जाते हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ फिर हम नंबर सिस्टम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का वो भी देखेंगे। तो लगभग आज की क्लास में 30 के आसपास क्वेश्चंस होंगे जो सारे मिला के होंगे इन सभी सेक्शंस के। वो सारे के सारे सोल्व करेंगे कम से कम टाइम में, जिससे कि आपको इन चैप्टर्स का पता चल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पिछली बार IBACIO के पेपर में पूछे गए थे। चैनल से नहीं जुड़े हैं अभी तक तो सब्सक्राइब करें, डोंट डिले इन दिस। एंड एक प्लेलिस्ट अलग से क्रिएट कर दी गई है IBACIO की, जिसमें बहुत कुछ आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। वो प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए और टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़िए, जिससे कि आपको IBACIO के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाए। फ्री टेस्ट के लिए आप वेबसाइट पे जा सकते हैं और कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए RB एप्लीकेशन से पूरी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ फ्री प्लेलिस्ट अवेलेबल है यूट्यूब पे जो आपकी प्रिपरेशन में काफी मदद करेंगी। अब मैं आगे बढ़ता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इन चारों में से कौन सा 0.12 की फ्रैक्शनल फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है? तो इसके लिए तो हर कोई कर लेगा। 0.12 में पॉइंट हटाऊंगा तो मेरे पास 12 डिवाइडेड बाय 100 आएगा। आपको पता है 4 से काट दूंगा तो 3/25 आ जाएगा। क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं मूव करता हूं। अगला सवाल हमारे पास ये है, कह रखा है कि ये पार्ट पूरा a के बराबर है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है और ये a की टर्म्स में सारी की सारी चीजें दे रखी हैं। किस तरीके से हम सोल्व करेंगे? अब देखो मेरे पास अगर मैं पॉइंट्स को फिलहाल भूल जाऊं, 7 6 8 7 9 2 इधर भी है, 7 6 8 7 9 2 इधर भी है, 8 2 3 इधर भी है, 8 2 3 इधर भी है। ठीक है, तो a को मैं इस फ्रैक्शन की फॉर्म में ही रखूंगा। अगर मैं देखूं ये सारा का सारा अगर मैं पॉइंट एलिमिनेट कर दूं, यहाँ पे 3 पॉइंट है तो नीचे से भी 3 पॉइंट हटाऊंगा तो पॉइंट यहाँ पे आएगा। अब 2 पॉइंट है डिवीजन में, ये पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई होगी? 100 से। तो मैं कह सकता हूं ये 100 इंटू में जो ये पूरा का पूरा पार्ट है 7 6 8 7 9 2 7 6 8 7 9 2 डिवाइडेड बाई 823 के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। इसे मैं मान लेता हूं फिलहाल p। ठीक, तो 100 p के बराबर हो गया a। अगर मैं इसे सोल्व करूंगा, अगेन मैं पॉइंट्स को एलिमिनेट करूंगा। देखो डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है? 1 2 3 4 5। तो अगर इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो p इंटू में 10 की पावर 5 लिखना पड़ेगा या नहीं लिखना पड़ेगा? इसका मान मुझे बताना है। p इंटू में 10 स्क्वायर a के बराबर है, तो p इंटू में 10 स्क्वायर अगर a के बराबर हो गया तो a इंटू में 10 की पावर 3 बचेगा। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये सवाल भी आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। पॉइंट्स में खेलना था, कुछ सोल्व वगैरह नहीं करना था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। अब देखो सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है हमारे पास, सोल्व करके बता दो क्या होगा। हम क्या यूज करते हैं? विनकुलम बार, ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सबट्रैक्ट। इस सीक्वेंस में हम सोल्व करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। अगर हम विनकुलम बार देखें नहीं है तो सबसे पहले ब्रैकेट से सोल्व करेंगे। ब्रैकेट में भी हमने देखा पहले ये नॉर्मल डिवीजन है, फिर डिवाइडेड बाय ये ब्रैकेट आ गया, उसके अंदर वाला सबसे इनर मोस्ट ब्रैकेट से हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे 2 1/2 दे रखा है। 2 1/2 का मतलब कुछ और नहीं होता, ये होता है 2 + 1/2। क्या ये चीज आप सभी लोगों को समझ में आ रही है? तो जब भी ऐसा लिखा रहा है तो हम ब्रेक कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले जैसे 2 + 1/2 होगा, माइनस में ये 1 + 1/4 होगा, तो 2 - 1 करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? 1 बचेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास बचा 1/2 - 1/4 - 3/4 -1/4 - 3/4। ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? मेरे पास 1 बन जाएंगे और 1 से 1 यहाँ पे मेरा एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहां से ये वाला पार्ट पूरा कट गया, मेरे पास क्या बचा? 1/2। तो इस पूरे ब्रैकेट को सोल्व करके क्या मिल रहा है? 1/2। 1/2 इंटू 1/2 1/4 आ जाएगा। मेरे पास क्या है? देखो 7 1/2 डिवाइडेड बाय 4 1/4 को 4 + 1/4 लिख सकता हूं, माइनस में 1/2 और यहाँ पे भी ये पूरा भी क्या है? 1/2 है, तो 1/4। यहां से ये एलिमिनेट हो गया। 7 1/2 डिवाइडेड बाय 4, ये 15/2 डिवाइडेड बाय 4 करूंगा तो 15/8 बचेगा। और ये क्या होता है? आप कहेंगे सर 15 को 16 - 1 लिख सकता हूं मैं। 16 को काटूंगा 2, 1 डिवाइडेड बाय 8 - 0.125, ये आ जाएगा मेरे पास 1.875। क्लियर? ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 2 से थोड़ा सा कम जैसे मैंने देखा तो मैं कह सकता था ऑप्शन नंबर मेरा सी करेक्ट होगा, बाकी ऑप्शंस तो बहुत ज्यादा दूरी पे थे।
क्वेश्चन खत्म हो गया। बाकी हमें पता होता है कि 1/8 क्या होता है, 3/8 क्या होता है, ये सारी वैल्यूज हमें पॉइंट्स में पता होती हैं। 1/8 0.125 हो गया, 3/8 0.375 हो गया, 7/8 क्या होता है 0.875। ये सारी वैल्यूज हम याद करते हैं बेसिक क्लासेस में ही, जिससे कि एग्जाम में टाइम वेस्ट ना हो हमारा। आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा, अगेन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, कैसे सोल्व करेंगे। आप कहेंगे सर पहले फ्रैक्शन वाले पार्ट को छोड़ दो, सिंपल वाले पार्ट को सोल्व करो। 27 + 15 42 - 12 30 + 8 48। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन वाले पार्ट पे आ जाओ। प्लस 1/2 + 3/4 - 2/5, यहाँ पे प्लस 4/5। आप चाहें तो पूरा एलसीएम ले लें, वरना इन दोनों को डिनोमिनेटर सेम है, 5 को कॉमन लूंगा तो 4 - 2 2 बचेगा मेरे पास, तो यहां पे आ जाएगा प्लस 2/5। अब यहां पे एलसीएम ले लो, मेरे पास 4 5 2 20 हो गया, 10 प्लस यहां पे 15 प्लस 8 कितना हो गया 33/20, तो 1 + 13/20, तो 49 13/20। ये मेरा क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा सॉल्व करके। आई होप ये चीज भी क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को। ब्रेक करना आप सीखो, बाकी कुछ नहीं है सवालों में। अब देखो यहाँ पे क्या करके रखा है कि x क्या करता है, सेटिस्फाई करता है इस पर्टिकुलर इक्वेशन को, तो हमें सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x बताना है। ध्यान से करने वाला सवाल है। अगर देखो मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं तो आप मोटा मोटा तो कुछ काट ही सकते हैं, इस वाले पार्ट में ही मैं नीचे वाले में काटता हूं। देखेंगे 2 कॉमन आ रहा है, इधर से काटूंगा 2 और इधर से काटूंगा तो ये 100 इतना हो गया। आगे कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, अब हमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहां से करूंगा x को मल्टीप्लाई तो 250x आएगा, यहां से x को 100 से करूंगा 100x, तो बचेगा 150x, तो 150x मेरा इधर बच गया। x को इससे मल्टीप्लाई करूंगा -x² बचेगा, और इस 50 को 100 से करूंगा तो इधर ले जाके मेरे पास ये 5000 बचेगा, है ना। और मेरे पास यहाँ पे ये उधर ले जाऊं सारा का सारा, तो x² - 150x + 5000 ये किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। हमसे पूछा है सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। आप ध्यान देंगे ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, आंसर होगा 150। अभी हम डायरेक्टली कैसे कह सकता हूं, आप ध्यान से समझेंगे। ठीक है, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं ax² + bx + c = 0, जिसमें हम कहते हैं कि सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, दो पॉसिबल वैल्यू बनती क्योंकि पावर 2 है, सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x या सम ऑफ रूट्स आप कह सकते हैं, वो किसके बराबर होता है, -b/a के। तो यहां पे मेरे पास x के दोनों वैल्यूज का मान क्या होगा, -b -150 डिवाइडेड बाय a क्या है, x² का कोफिशिएंट, दैट इज 1, आंसर आ गया 150। क्वेश्चन हो गया खत्म। तो ये था सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, लेकिन कॉन्सेप्ट किसका पूछ लिया, क्वाड्रिलेटरल का पूछ लिया, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। क्या ये चीज समझ में आ गई। तो ये क्वाड्रिलेटरल बेसिकली हमारे अलजेब्रा का टॉपिक होता है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे बेस्ड क्वेश्चंस हमने पहले भी देखे हुए हैं, बैंकिंग एग्जाम्स में भी आते हैं। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला बेसिक कंपोनेंट आपको कम से कम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ के जाना है एग्जाम के लिए। अब देखो कहता है कि इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अब देखो सिंपल सवाल है, मेरा थोड़ा सा कैलकुलेटिव बना दिया बस इन्होंने। क्वेश्चन मार्क अगर ये है मेरे पास, तो मैं क्वेश्चन मार्क की जगह x लिख देता हूं। क्वेश्चन मार्क थोड़ा सा दिखने में परेशान सा करता है। अब सोल्व करेंगे, 87 है यहाँ पे, 87 मुझे पता है 29 × 3 होता है ना। कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कुछ कट जाए, यहाँ पे कुछ कट जाए, या यहाँ पे x की वैल्यू नहीं काट सकते कॉमन, तो हमें बेसिक से सोल्व करना पड़ेगा। तो मेरा आंसर क्या बनेगा, पहले तो 2 इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 2 इधर मल्टीप्लाई करा, 87 इंटू में 2 मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 174। ये वाला पार्ट मेरा माइनस में जाएगा, माइनस में 9³ इंटू में 23, और यहाँ पे -7³ इंटू में 8। अब मेरे को ये तो समझ में आ रहा है भैया x की वैल्यू क्या है, ये दोनों बड़े वैल्यूज हैं, तो x की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। अब चारों ऑप्शंस अगर मैं ध्यान दूं तो 2 ऑप्शंस तो मेरे नेगेटिव में है, 2 ऑप्शंस पॉजिटिव में है, तो ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकते, इन दोनों में आंसर होगा। अब इन दोनों में मेरी यूनिट डिजिट डिफरेंट है। अब देखो पूरी कैलकुलेशन करूंगा तो टाइम कंज्यूमिंग टास्क, एग्जाम में टाइम भी बचाना हमें, तो यूनिट डिजिट या तो 1 आएगी या फिर 3 आएगी, है ना। तो सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो हमें पता है ये नेगेटिव वाला पार्ट बड़ा है, तो बेसिकली हम नेगेटिव में अपना आंसर निकालेंगे। तो नेगेटिव को कॉमन लिया, तो ये वाले पार्ट इन दोनों के सम में से मैं इसे घटाऊंगा, तो ये -4 तो इधर आ गया। इन दोनों की यूनिट डिजिट 9 का क्यूब कितना होगा मेरे पास,
यूनिट डिजिट मेरे पास यहाँ पे 9 स्क्वायर है, सॉरी है 81, 1 इंटू 3 3, यूनिट डिजिट आई 3। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आएगी, 7 के क्यूब में लास्ट डिजिट होती है 343, 3 इंटू में 8 24, तो यूनिट डिजिट आएगी 4 माइनस दिस। तो जो मेरा आंसर होगा उसकी यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगी, 3 निकल के आएगी, आगे कुछ वैल्यूज होंगी। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्वेश्चन मेरा खत्म हो चुका है। कैलकुलेशन पूरी बहुत ही रेयर क्वेश्चंस में करनी होती है, मैक्सिमम क्वेश्चंस हम यूनिट डिजिट से या किसी और मेथड से डायरेक्टली निकाल पाते हैं। ठीक है, बस आपको माइंड खुला रखना है, एग्जाम में होपलेस नहीं होना। अब जैसे ये वाला सवाल है, ये तो बहुत ही सिंपल है, सभी लोग इसका आंसर बड़े आसानी से बता सकते हैं कि यार 40 को 2 से काटूंगा तो 20 आ गया मेरे पास, इसका मान मुझे बताना है। इसे काटूंगा तो 20 आ गया, इधर भी 20 प्लस का, इधर भी 20 प्लस का, कट जाएगा, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब ये 33 इधर का इधर जाके ऐड हो जाएगा, 13 इंटू 4 52, 54 प्लस 33, तो मेरे पास 87 आएगा ही नहीं आएगा। (52 प्लस 33 85, सॉरी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। खत्म। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन जो अदर टॉपिक से पूछे जाते हैं वो फटाफट से हम देखेंगे। जैसे कि हमारे पास ये सवाल है, ये ओड वन आउट हमसे पूछ लिया, अब है बेसिकली ये वही, ठीक है, इनमें से जो डिफरेंट वैल्यू है वो हमें बताने की क्या आएगी। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक तरीके से सोल्व भी करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे सोल्व करें, देखो यहाँ पे पॉइंट्स में वैल्यूज दे रखी है, आपके ऊपर है कि आप पॉइंट को कैसे लेके चलते हैं, वरना यहाँ पे देखो 1.5 है और 0.04 है, तो हमें पता है कि जो आंसर आएगा उसमें 3 वैल्यू जाएंगी पॉइंट के बाद, तो पॉइंट को फिलहाल मैं भूल देता हूँ। यहाँ पे 15 को 4 से करूंगा तो 60 आएगा, तो मतलब 0.060, 2 पॉइंट है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पॉइंट के बाद 2 वैल्यू जाएंगी, 4 इंटू 5 20 हो गया, तो प्लस 0.20, और मेरे पास ये वाली वैल्यू क्या गई, 0.26 आ गई। ठीक, आगे बढ़ता हूँ, सोल्व कर रहा हूं मैं बस बेसिकली। 0.4 इंटू 0.5, 5 इंटू 4 20, पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज, 25 इंटू में 5, सॉरी इंटू में मल्टीप्लीकेशन में ही है, यहाँ पे आगे बढ़ना था मुझे। 25 इंटू में 5, ये वाली वैल्यू होगी 125, 2 वैल्यूज 1.25 आएगा। 1.25 को 20 से कर दूंगा तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आएगी, या 1.5 को, ये जीरो तो यहाँ पे मैं हटा सकता हूँ, तो मेरे पास ये बनेगा 250, और यहाँ पे 250 तो बन गया पॉइंट से पहले 3 वैल्यूज, मतलब पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज, तो ये मेरे पास वैल्यू बनेगी। दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है, हमें ओड वन आउट बताना, तो चांसेस है कि इन दोनों में से कोई आंसर निकलेगा उसके लिए, लेकिन हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे सोल्व करना पड़ेगा। 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 5 15, दोनों में वही है, 10 प्लस 15 दैट इज 25, 0.25, पॉइंट के बाद 2 ही प्लेसेस थे, तो मेरे हिसाब से तो अगर अभी तक देखो तो ये वाला आंसर मेरा सही है, ये ओड है, बाकी सब इन दोनों का 25 आ गया, तो दोनों सिमिलर जा रहे हैं। चेक करना चाहो तो लास्ट वाले से भी कर लो। 2 इंटू 7 14, और यहाँ पे 2 इंटू 55 मेरे पास आएगा 110, दोनों को सम अप करूंगा तो 0.25, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा मेरा, 1, दैट इज डिफरेंट, बाकी सारे सेम आंसर दे रहे हैं, दैट इज 0.25। अगला सवाल हमारे पास, अब देखो ये सिंप्लीफिकेशन का वैसा उस टाइप का सवाल है, सीरीज वाला, 1 माइनस 1/2 इंटू में 1 माइनस 1/3 इंटू में 1 माइनस 1/4, ये सब हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन हमें कोई ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है, मैं बेसिक से बताता हूँ। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो 2 माइनस 1/2, ये बचेगा मेरे पास 1/2, इसे सोल्व करूंगा तो 3 माइनस 1/3 दैट इज 2/3, ऐसे ही फिर मेरे पास ये 3/4 आएगा, और ये सीक्वेंस चलता रहेगा कहां तक, मल्टीप्लीकेशन में। ये 1 माइनस 1/100 है, तो ये वाली वैल्यू आएगी 99/100। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं इससे पिछले वाली टर्म क्या हुई होगी, आप देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 कहां तक जा रहा है, 99 तक जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, 98 आ रहा होगा। 2 3 4 ये 100 तक जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, 99 आ रहा होगा। अब मैं यहाँ पे अगर काटना स्टार्ट करूं तो किस तरीके से कटेगा, ये इस तरीके से सीक्वेंस ऐसे कट रहा है, ठीक है, तो मेरे पास लास्ट में क्या बचेगा, 1/100 बचेगा। अच्छा, यहाँ पे पावर क्या थी, माइनस 0.5, 0.5 को क्या लिख सकता हूं मैं, 1/2 लिख सकता हूं, तो यहाँ पे मेरे पास 1/100 है। जब पावर मेरे पास माइनस में हो तो ये क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं प्लस में करने के लिए, तो मैं कह सकता हूं ये 100 की पावर 1/2 होगा। पावर 1/2 का मतलब √100, √100 क्या होता है मेरे पास, ये वाली वैल्यू होती है 10। क्वेश्चन मेरा खत्म हो चुका है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर हो गया, एग्जामिनर लैंग्वेज पे ही खेलेगा, बाकी आपको
कुछ ज्यादा मुश्किल चीजें एग्जाम में नहीं मिलने वाली। अब देखो सेट्स पे बेस्ड कुछ सवाल बना दिया। क्वेश्चन में क्या कहता है कि इनमें से स्मॉलेस्ट बता दो। एक है √28 - 5, √6 - √4, √9 - √7 और √18 - 4। कैसे कंपेयर करेंगे आप देखेंगे यार, इस तरह का जब भी क्वेश्चन होता है ना, रूट में दो दो वैल्यू दे रखे होते हैं, यहाँ पे एक सिंगल है, यहाँ पे बाकी डबल डबल वैल्यूज है। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे √28, इसे रूट में लिखूं 5 को तो √25 लिख सकता हूँ, है ना। इसमें गैप है कितना, 3 का। √6 - √4, इनके बीच में गैप कितने का है, डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ 2 का गैप है रूट के अंदर। यहाँ पे 9 और 7 है तो 2 का गैप है, और ये √18 - 4 को √18 - √16 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे भी मेरे पास 2 का गैप है। तो इन तीनों में तो बड़ा आसान है मेरे लिए निकाल पाना कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी। ठीक है, या तो आप याद रख लो इसमें। ठीक है, जब मेरे पास रूट के अंदर वैल्यूज में डिफरेंस सेम होता है तो जितनी बड़ी वैल्यू होती है उतना मेरे पास क्या होता है, गैप छोटा होता है। जितनी छोटी वैल्यू होती है उतना गैप ज्यादा होता है। ये हमें याद भी होता है, वरना मैं एक बेसिक कंसेप्ट से आपको बता देता हूँ। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में एक तो होता है कि बेसिक से हम थ्योरेटिकली सारी चीजें पढ़ें, वो हम कोर्स के अंदर पढ़ते ही हैं। अभी मैं एग्जाम में अगर आपको कोई टेक्निक याद नहीं है तो प्रैक्टिकल अप्रोच आप किस तरीके से देखेंगे वो मैं देख सकता हूँ। देखो यहाँ पे हमारे पास रूट के अंदर 2 का गैप है ना, मैं रैंडम वैल्यूज लेके ट्राई करता हूँ। सबसे छोटी वैल्यू ले ली मैंने कहा चलो यार √2 - √0 करके देख लेते हैं, और यहाँ पे √3 - √1, 2 का गैप आ गया। कौन सा बड़ा आ रहा है, √2 होता है 1.414, और ये 0 हटाऊंगा तो यही आएगा। √3 - √1 1.732 - 1, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.732। कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है। मतलब बड़े वाला पार्ट क्या होगा, जितनी छोटी वैल्यू होगी गैप उतना ज्यादा होगा, जितनी बड़ी वैल्यू जैसे से हम आगे बढ़ते रहेंगे उतना छोटा होगा। तो इन तीनों में सबसे स्मॉलेस्ट तो मैं बता सकता हूँ कि भैया ये वाली वैल्यू आएगी। क्या ये चीज क्लियर हो गई। और बाकी अब इसको इससे भी कंपेयर करना है तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व भी कैसे करेंगे, आप कहेंगे सर देखो √18 का मेरे को नहीं पता क्या होता है, 16 की जगह तो मैं 4 लिख दूंगा। √18 को क्या मैं 3√2 लिख सकता हूँ, चीजें आसान हो जाएंगे। √2 के बारे में पता है 1.414 होता है, सब लोग याद करके चलते हैं। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 42 12 4 -4 डेट इज 0.24। ठीक है, अब मैं इसको एक बार सोल्व कर लेता हूं। √78 को 2√7 लिख सकता हूं, और माइनस में मेरे पास रूट में 25 है। अगर मैं इसे सोल्व करूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या बनेगी, √7 क्या होता है, 2 इंटू में 2.6। ठीक है, इसके बाद 2.6 के बाद मेरे ख्याल से 4 या 5 अप्रोक्सीमेटली आएगा, आप देख लेना अपने आप। ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी √25 का 5। आप चाहो तो आपको याद होगा तो आप √7 का डायरेक्टली लिख सकते हैं, वरना निकालना भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकालते हैं, एक बार देख भी लो। ठीक है, 7 है मेरे पास। सबसे पहले हम देखेंगे किससे कटेगा ये, 7 की लगा 0 7, दो के पेयर बनाते हैं। मैंने कहा नंबर है 0 7, किसके स्क्वायर के आसपास होगा, 2 के, क्योंकि 3 का बड़ा हो जाएगा, 2 का स्क्वायर आएगा 0 4, यहाँ पे मेरे पास बचेगा 3। अब हम लगा देंगे पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा 2 0। अब हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू होती है उसका डबल कर देते हैं, तो 2 इंटू 2 मेरे पास हो जाएगा 4। कितने टाइम्स जाऊं मैं, कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखूं जिसे मल्टीप्लाई करने में इससे छोटी वैल्यू है। 5 रखोगे बात नहीं बनेगी, 6 रखना पड़ेगा। 4 6 6 जा 36, 3 कैरी फॉरवर्ड, 6 4 जा 24 और 3 27, ये मेरे पास बचा 2 4। ठीक है, 24 आ गया। फिर आप यहाँ पे 2 0 लगाओगे, 26 का 52 करोगे। अब कितने टाइम्स जाएगा, आप कहेंगे सर ये 5 टाइम्स नहीं जा पाएगा, लगभग 4 टाइम्स जाएगा, तो 2.64 लगभग ये वैल्यू बनेगी मेरे पास, जो मैंने अप्रोक्सीमेटली लिखा भी था, जो मेरे को लग ही रहा था कितना आएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 5.28 माइनस डिवाइड 5, तो 0.28 ये बन रहा है, और ये 0.24 है, तो ये वाली वैल्यू स्मॉलेस्ट होगी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको जैसे इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी कंफ्यूजन हो ना, यार क्या आएगा, क्या रूट में वैल्यू बचेगी मेरे पास, तो आप थोड़ा सा दिमाग भी अपना लगा सकते हैं। ठीक है, 7 है, 700 मेरे पास, देखो 7 था ना, मुझे इसका रूट बताना था। अगर मैं 7 की जगह 700 ले लेता तो मेरे को पता है 2.6 के स्क्वायर के बाद आता है, 26 के स्क्वायर के बाद आता है, 27 के स्क्वायर से कम आता है, और उनके बीचों बीच पड़ रहा है, तो लगभग ये वाली वैल्यू 2.65 या 4 के आसपास मेरी जाएगी। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू में इस तरीके से भी निकाल सकता था। 700
26 का स्क्वायर होता है मेरे पास 676 और 27 को होता है 529। तो इनके बीचों बीच कहीं ना कहीं पड़ रहा है ना ये। तो मेरे पास 2.6 26 तो आएगा ही, और उसके बाद पॉइंट में मिडिल वैल्यू 4 5 ऐसा कुछ आएगा। तो हम रफ आइडिया से लगा सकते, तो उससे मेरा आंसर इस क्वेश्चन का निकल जाता। ठीक है, पूरा करने की जरूरत नहीं थी, ये बस समझाने के लिए है। अगला सवाल हमारे पास सर्च टॉपिक का ही कहता है इनमें से कौन सा करेक्ट है। अब देखो यहाँ पे चीजें हमें सिमिलर दे रखी हैं। एक तो हमें दे रखा है 2 और ये क्यूब रूट है, तो इसे क्यूब रूट को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/3। फिर यहाँ पे 3 पावर 1/4 है, 8 पावर 1/6 है, और मेरे पास यहाँ पे 12 इसकी पावर 1/12 है। ठीक है, जब यहाँ पे रूट के आगे यहाँ पे लिखा हो तो ये ऑर्डर होता है बेसिकली 1/12। अब हमें यहाँ पे सब जगह यही चीज दे रखी है, कहीं कुछ बदल तो नहीं रखा इन्होंने, मेरे हिसाब से तो नहीं बदल रखा। तो अब हमें चेक करके हम करेक्ट ऑर्डर खुद निकाल लेते हैं, फिर 4 ऑप्शन में जो वेरीफाई करेगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसे कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो जब पावर मेरे पास ऐसे हो ना डिनोमिनेटर में, तो हम पावर को एलसीएम ले लेते हैं। 3 4 पावर 6 और 12, आप एलसीएम लेंगे 3 4 6 एंड 12 का, तो एलसीएम कितना आ गया 12। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे सबको पावर 12 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसकी भी पावर 12 कर दो, इसकी भी पावर 12 कर दो, इसकी भी पावर 12 कर दो, और इसकी भी पावर 12 कर दो। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, आप लॉजिक इस तरीके से समझे। मान लो मुझे पता है कि 3 ग्रेटर देन 2 है ना, हम सबको पता है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, इसका स्क्वायर कर दूं, तो तब भी क्या ये ट्रू रहेगा या नहीं रहेगा, रहेगा। इसकी पावर 12 कर दूं, इसकी पावर 12 कर दूं, तब भी तो ट्रू रहेगा ना। तो पावर को कितना भी मैं बढ़ा दूं या घटा दूं, मेरे पास जो वैल्यू होती है, ठीक है, उसका ऑर्डर सेम रहता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में। तो मैंने यहाँ पे सोल्व कर लिया। अब देखो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से 12 को काटूंगा तो 2 की पावर 4 आ गया, 4 से 12 को काटूंगा तो 3 की पावर 3 आ गया, 6 से 12 को काटूंगा तो 8 की पावर 2, और यहाँ पे 12 से 12 को काटूंगा तो 12 की पावर 1। कंपेयर करेंगे, ये हो गया 16, ये हो गया मेरे पास 27, ये हो गया मेरे पास 64, और ये वाली वैल्यू मेरे पास आ गई 12। सबसे बड़ा कौन सा है भैया, सबसे बड़ा तो आप कहेंगे सर 64 है, मतलब 8 की पावर 1/6। अगर 8 की पावर 1/6 है सबसे बड़ा, तो यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन खत्म हो गया, आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, खत्म। चलेंगे आगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब सवाल देखो मेरे पास क्या दे रखा है, 1 + 3 + 5 + डैश डैश 93 तक जा रहा है, इनटू में 1 - 1/3 1 - 1/4, ये कहां तक जा रहा है 1 - 1/2209। सोल्व करके बता दो क्या आंसर आएगा। कैसे सोल्व करेंगे, देखो ये क्या है मेरे पास 1 3 से लेके 93 तक सम ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स है। ओड नेचुरल नंबर्स का सम है या नहीं है, तो इसका फॉर्मूला होता है मेरे पास n², कितने जितने नंबर्स हों उसका स्क्वायर कर दो। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कितने नंबर्स होंगे, या तो वो निकाल लू मैं, वो होंगे लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो 93 - 1 डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस कितने का 2 + 1, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आएगी 47। 47 टर्म्स हैं, तो इन सब का सम क्या आएगा मेरे पास रूट में 47²। वरना आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस बन रहा है, अगर आपको ये चीज नहीं समझ आ रही है, फॉर्मूला याद नहीं है, तो एपी का फॉर्मूला लगाओ और आप आराम से इसका आंसर निकाल सकते हो। मेरे पास सम निकालना है, मेरे को कॉमन डिफरेंस पता है, मेरे को फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है। पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, फिर सम का फॉर्मूला लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। वरना नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती है एपी में, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1, जो मैंने ऊपर निकाला है यहाँ पे, ठीक है। और n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है n², ओड नेचुरल नंबर्स का सम। तो ये हो गया 47 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, 1 - 1/3 डेट इज 2/3, फिर नेक्स्ट मेरे पास 3/4 इंटू में 4/5, ऐसे चलता रहेगा कहां तक 220208 डिवाइडेड बाय मेरे पास 2209, ये वैल्यू आ गई। चलें आगे अब देखो इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे कट कैसे रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये भी कट जाएगा सीक्वेंस में। ये 2 बच गया मेरे पास, बचा क्या 47²। अगर आपको ध्यान देंगे 2209 कुछ नहीं होता, ये 47² होता है। अगर आपने कैलकुलेशन ट्रिक्स वाली स्क्वायर की वीडियो देखी है तब भी आप देख के बता सकते हैं 47² है। अदरवाइज आपको अगर याद है 50 तक तब भी बता सकते हैं।
तो 47 स्क्वायर से ये 47 स्क्वायर मेरा यहाँ पे एलिमिनेट ही हो जाएगा और यहाँ पे मेरे पास बचेगा सिर्फ 2 और √2 ही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन हो गया खत्म। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे पास अगला सवाल मेरे पास दे रखा है a प्लस बी माइनस 1 इक्वल का स्क्वायर प्लस बी प्लस सी माइनस 9 का स्क्वायर प्लस सी प्लस ए माइनस 4 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 है। तो हमें बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। अगेन ये अलजेब्रा से रिलेटेड सवाल है, ऑल्दो अलजेब्रा डायरेक्टली टॉपिक में इन्वॉल्व नहीं, लेकिन सिंप्लीफिकेशन में अलजेब्रा का पूछ लिया। ये हम सर्ट्स एंड इंडाइसिस में मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चंस कराए हैं। कैसे सोल्व करेंगे, देखो होता क्या है ना, अगर रियल नंबर्स की बात कर रहा हूं, वास्तविक नंबर की बात कर रहा हूं मैं, तो स्क्वायर नंबर, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर या जो भी स्क्वायर मैं किसी का करूं, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। 0 से छोटा नहीं हो सकता। जैसे -1 का भी स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, 0 से बड़ा हो गया। ठीक है, 1 का स्क्वायर करूंगा तो ऑब्वियसली 1 है, 0 से बड़ा हो गया। 0.1 का स्क्वायर करूंगा या -0.1 का भी स्क्वायर करूंगा तो 0.01 आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। मतलब 0 से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। अब ये भी परफेक्ट स्क्वायर दे रखा है, ये भी स्क्वायर दे रखा है और ये भी स्क्वायर दे रखा है। तो मेरे पास क्या रहा है, इन तीनों का सम क्या है, या तो छोटा है या बराबर है 0 के। तो मैं कहूंगा ये छोटे वाला सिंबल तो मुझे काटना पड़ेगा, ये बराबर ही हो सकता है 0 के, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। क्यों बराबर हो सकता है, आप कहेंगे सर देखो ये वाला जो पार्ट है मेरा, या तो ये 0 होगा या 0 से बड़ा होगा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है। ये वाला पार्ट जो है 0 या फिर 0 से बड़ा होगा, और ये वाला पार्ट भी परफेक्ट स्क्वायर है, 0 या फिर 0 से बड़ा होगा। तो तीनों वैल्यू या तो 0 या 0 से बड़ी होंगी। तो इनका जब मैं सम करूंगा तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, उससे छोटा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं कहूंगा कि ये 0 ही होगा, और अगर ये 0 होगा तो ये तीनों भी क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है, अगर ये तीनों 0 होंगे तो a प्लस बी माइनस 1 क्या आ गया, ये 0 के बराबर। तो मैं कह सकता हूं a प्लस बी किसके बराबर आ गया, मेरा 1 के बराबर आ गया। ऐसे ही अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो b प्लस सी मेरा 9 के बराबर आ जाएगा और c प्लस ए मेरा किसके बराबर, 4 के बराबर आ जाएगा। हमसे पूछा है a प्लस बी की पावर c। अब a प्लस बी तो खुद ही 1 है, 1 की पावर कुछ भी कर दूं क्या आएगा मेरे पास, 1 ही आएगा। तो ये हो गया 1 प्लस, आगे बढ़ते हैं c प्लस a की पावर b। अब c प्लस a कितना है मेरे पास, 4 की पावर b और -1। तो मेरे पास यहाँ पे 1 से 1 कट जाएगा, तो 4 की पावर b मैं कह सकता हूं 2 की पावर b। दिस विल बी माई एग्जैक्ट आंसर। और अब मुझे b का मान निकालना पड़ेगा सिंप्लीफाई करके कि क्या आएगा। तो 2 की पावर समथिंग है, तो जो भी मेरा आंसर होगा 2 की पावर में होगा। 2 की पावर में ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो यही आंसर हो सकता है अगर मैं ऑप्शन से जाऊं। बट फिर भी मैं आप लोगों के लिए सोल्व करा देता हूं। यहाँ पे आप इन तीनों को अगर ऐड कर दें तो a 2 बार आ जाएगा, b 2 बार आ जाएगा और c 2 बार आ जाएगा। तो ट्वाइस a प्लस बी प्लस सी मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 14, और a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 7। क्लियर, अगर ये 7 है, मुझे b का मान निकालना है, तो a प्लस सी वाला पार्ट क्या है 4, इसमें से इसे घटाऊंगा तो बचेगा मेरे पास 3, डेट इज b। और अगर यहाँ पे 3 रख दिया b की जगह तो 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, और यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। अब ये भी अलजेब्रा पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, अलजेब्रा पे कंसेप्ट हम पढ़ते हैं उस पे बेस्ड। कहता है x का मान मेरा 0 से बड़ा है, x प्लस 1/x लेस देन और इक्वल टू 2 है। तो हमें बताना है इस पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी। अब इसमें अलजेब्रा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, 3-4 कंसेप्ट एक साथ पूछ लिए इन्होंने। ध्यान से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर x 0 से बड़ा है तो x प्लस 1/x क्या रखा है मेरा, लेस देन इक्वल टू 2 है। मेरे को ये पता है कि अगर x 0 से बड़ा है तो x प्लस 1/x ये वाला पार्ट क्या होगा, 0 से तो बड़ा होगा ही होगा। लेकिन अलजेब्रा में हम एक कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं कि अगर मेरे पास x प्लस 1/x दे रखा है तो x प्लस 1/x हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 होता है। ये 2 से छोटा कभी हो ही नहीं सकता। अगर एक x रियल वैल्यू है, 0 से बड़ा है तो x रियल वैल्यू ऑब्वियस सी बात है। तो ये मेरे पास या तो बड़ा होता है या 2 के बराबर होता है। तो हमें यहाँ पे छोटा या 2 के बराबर दे रखा है, इसका मतलब छोटे वाला सिंबल मेरा किसी काम का नहीं है, और यहाँ पे x प्लस 1/x मेरा 2 के बराबर ही होगा। अब ये कैसे आया कि x प्लस 1/x मेरा 2 से बड़ा ही होगा या बराबर ही होगा। तो इसके लिए हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन का, जिसमें हम ये कहते हैं
कि जो ज्योमेट्रिक मीन है वो हमेशा बड़ा होगा, छोटा होगा या बराबर होगा किसके, अर्थमेटिक मीन के, अगर हम दो रियल वैल्यूज की बात करें। अगर मैं a और इसे क्या मान लूं, b मान लूं, तो ये दोनों क्या है, रियल वैल्यूज हैं, पॉजिटिव वैल्यूज हैं, ठीक है। अगर a और b दोनों मेरे पास पॉजिटिव नंबर्स दे रखे हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में अगर a और b दो पॉजिटिव नंबर से मैं रिपीट कर रहा हूं, तो उस केस में ज्योमेट्रिक मीन मेरा छोटा होगा या बराबर होगा अर्थमेटिक मीन के। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, a और b, a प्लस b डिवाइडेड बाई 2, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है मेरे पास, ज्योमेट्रिक मीन होता है मेरे पास a b की पावर 1/2। दो होते हैं तो 2, अगर c भी होता है, यहाँ पे 3 होते तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3, ये बड़ा होता है बराबर होता है किसके, a b c इंटू में पावर 1/3 हो जाता है उस केस में, ठीक है। दो वैल्यूज है तो पावर 1/2 है और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 है, 3 होता तो यहाँ पे 3 आ जाता, यहाँ पे 3 आ जाता, ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं। तो मैं कहूंगा इन दोनों को अगर सम करूं, x प्लस 1/x डिवाइडेड बाई 2, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, a b, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1 आ जाएगा, 1 की पावर 1/2 डेट इज 1। तो मैं कह सकता हूँ x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ठीक है। एक कंसेप्ट ये भी है। तो डीप में है थोड़ा क्वेश्चन, बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। जिन्होंने एसएससी की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, उन्हें ये सारी चीजें अच्छे से पता होंगी, जिन्होंने अलजेब्रा भी पढ़ा हुआ है, बाकी आप लोग भी समझ के जाएं। तो x प्लस 1/x मैंने कहा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू 2 लिखा तो इक्वल्स टू 2 बनेगा। और जब x प्लस 1/x मेरा 2 के बराबर आ गया, तो आपको ये भी पता होता है कि ये किस पे सेटिस्फाई करता है। अगर आप इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे, ये सेटिस्फाई करेगा x इक्वल्स टू 1 पे, 1 प्लस 1/1 ये आ जाएगा 2। दो वैल्यू जो निकलेंगी x की, और दोनों वैल्यू क्या होती है मेरे पास 1 होती है। आप चाहें तो सोल्व करके देख सकते हैं। तो अगर x 1 आ गया, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे 1 प्लस 1 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 है। यहाँ पे फिर मेरे पास 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन 1 स्क्वायर 1, तो यहाँ पे अगेन 2 की पावर 2, और ये कहां तक जा रहा है, 2 की पावर 11 तक। अच्छा, अब इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास क्या आएगा, 2 की पावर 1 से लेके मेरे पास क्या जा रहा है, ये 2 की पावर 11 तक जा रहा है। इसे सोल्व करने के लिए एक तो डायरेक्ट तरीका होता है, मेरे पास अगर कोई सीक्वेंस ऐसा स्टार्ट हो कि 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 और डैश डैश कहीं तक जाए, से 2 की पावर 11, मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, माइनस 2 की पावर 0 यहाँ पे ऐड कर रहा था, माइनस 2 की पावर 0 ऐसा लिख सकता हूँ। तो जो ये वाला पार्ट आता है, अगर 2 का सिमिलर सिनेरियो चल रहा हो, तो ये आप याद भी रख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 11 है ना, ये होता है 2 की पावर 12 माइनस 1, रिजल्ट यहां से लेके यहां तक का, और माइनस 2 की पावर 0 होता है 1, तो 2 की पावर 12 4096 माइनस 2 4094। ये अगर रिजल्ट याद है तो हम ऐसे कर लेते हैं। अदरवाइज आप बेसिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हो और अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला कैसे लगेगा, इसके अंदर आप कहेंगे सर ये मेरी क्या है, फर्स्ट टर्म है, ठीक है। कॉमन रेशियो मेरे पास क्या है, 2 का है। नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लूं तो कितनी है मेरे पास, 11 टर्म्स है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी क्या होता है, a की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई a माइनस। तो यहां पे अगर ये करूंगा, फर्स्ट टर्म क्या है मेरी 2, 2 की पावर 11 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 2 इंटू में 2 की पावर 11 होता है 2048, तो ये आएगा 2047, और इसमें भी अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4094 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, किसी भी तरीके से आप देख सकते हैं। चलूं आगे। अब सवाल मेरे पास ये है, 3/7 ग्रेटर देन 5/9 और ये 7/11 ऐसा कुछ दे रखा है, और यहाँ पे फिर ये दे रखा है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ये सब बताना है। अब देखो पहले वाले पार्ट में हमने फिर से ऑब्जर्व करा, यहाँ पे सोल्व करके तो हम बड़े आसानी से निकाल ही लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, आप चाहें तो सोल्व कर लें, वरना मेरे को पता है यहाँ पे गैप कितने का है, 4 का है, ये गैप कितने का है, 4 का है, और ये गैप कितने का है, 4 का। जो गैप है इन दोनों टर्म्स के बीच में ये कांस्टेंट है, और जब गैप कांस्टेंट होता है और डिनोमिनेटर मेरा बड़ा होता है किससे, न्यूमरेटर से, तो उस पर्टिकुलर केस में जितना मेरा बड़ा डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, उतना मेरे पास जो वैल्यू होगी वो उतनी बड़ी होती चली जाती है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इन तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, मेरे पास 7/11 क्या होगी, सबसे बड़ी वैल्यू होगी।
आप चाहें तो सोल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। बाकी ये याद नहीं रहता, इसलिए आप एग्जाम में एक दो वैल्यू निकाल लें। जैसे 3/7 है, अगर मैं सोल्व करूंगा तो 0.4, फिर मेरे पास 2 कुछ ऐसी वैल्यू जाएगी। 5/9 को सोल्व करूंगा तो 0. मेरे पास 5 ऐसा कुछ जाएगा। इसे सोल्व करूंगा 7/11 को तो 0.6, फिर यहाँ पे 3 ऐसा कुछ जाएगा। तो मेरे पास सीधा दिख रहा है कि ये वाली वैल्यू सबसे बड़ी है, तो ये कंडीशन तो हो गई मेरी ट्रू, है ना। सेकंड केस हमारे पास अब √6 और क्यूब √12। अब अगेन यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। √6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 6 की पावर 1/2 और √12 को 12 की पावर 1/3 लिख सकता हूँ। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, मेरे पास 6 होगा, तो इसके अंदर पावर 6 से मल्टीप्लाई और इसके अंदर भी पावर 6 से मल्टीप्लाई, तो ये मेरे पास 6 का क्यूब है, ये 12 का स्क्वायर है। ये मेरे पास, मुझे पता है 6 का क्यूब होता है 216 और 12 का स्क्वायर होता है 144, तो क्या होगा, ये बड़ा होगा। ये भी सही, ये भी सही, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब हमारे पास जो सवाल है ये बेसिकली रेशियो से रिलेटेड सवाल है, सिंप्लीफिकेशन में डाल दिया हमने, है रेशियो का ही, ठीक है। रेशियो में हम एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, पहले मैं आपको वो वाली प्रॉपर्टी पढ़ाता हूं क्योंकि उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, सेकंड्स में आ जाएगा अगर वो प्रॉपर्टी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई। आप एक चीज बताना मुझे, 1/3 अगर मैं लिखूं, क्या ये बराबर होगा 2/6 के? क्या ये बराबर होगा 3/9 के? होगा या नहीं होगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल बराबर है, इसे सिंप्लीफाई करूंगा 2/6 को 1/3 आएगा, 3/9 को करूंगा 1/6 आएगा। क्या ये सारे के सारे मेरे फ्रैक्शंस बराबर है? अगर मैं इसमें एडिशन प्रॉपर्टी लगा दूं, मतलब ये न्यूमरेटर 1, इसका न्यूमरेटर, इन तीनों के न्यूमरेटर्स को ऐड कर दूं और इन तीनों के डिनोमिनेटर्स को भी ऐड कर दूं, तो क्या होगा? आप कहेंगे सर 1 + 2 + 3 और यहाँ पे 3 + 6 + 9, तो ये वैल्यू कितनी बन गई 6, और ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी बन गई 9 और 6 15, 3 18। क्या अब भी ये मेरे पास 1/3 आ गया? क्या यही रिजल्ट आ गया? क्या ये चीज समझ आई? इसे हम बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशियोज, कि अगर मैं न्यूमरेटर्स को ऐड कर दूं और डिनोमिनेटर्स को ऐड कर दूं तो उस पर्टिकुलर केस में भी मेरे पास जो रेशियो है वो मेंटेन रहता है, वो किसी के भी इक्वल आप लिख सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन की ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे हमें दे रखा है a/b रेशियो c² रेशियो e³ / f³ = 16। अब ये पॉसिबल नहीं है। देखो, अगर रेशियो में 3 चीजें दे रखे हैं वो इक्वल टू किसी एक वैल्यू के बराबर नहीं होगा। अगर या तो वो हमें देते हैं कि सर 16:1:1, तो समझ आता। कई बार जब ऐसा दे देता ना, हमें 2 रेशियो दे देता और एक सिंगल दे देता, से मुझे कह देता कि सर a/b या a/b किसके बराबर है, 16 के बराबर है, तो उसमें बाय डिफॉल्ट होता है कि सर ये 16:1 के बराबर होगा, है ना। हम ये मान के सोल्व कर लेते हैं क्योंकि बाय डिवाइडेड बाय 1 हम कर सकते हैं, लेकिन अगर 3 रेशियो दे रखे हैं और ये खाली 16 दे रखा है, तो हम डायरेक्टली नहीं कह सकते कि ये रेशियो 1:1 है या क्या है। तो इस क्वेश्चन में जब फ्रेम किया गया, थोड़ा सा एरर था एक्चुअली में, ये a/b इक्वल्स टू दिस, ये क्वेश्चन में होना चाहिए, और जब ये क्वेश्चन में होगा तब ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। तो मैंने कंसेप्ट आपको सारा का सारा एक्सप्लेन कर दिया। अगर मैं देखता हूं यहाँ पे हमें क्या चाहिए, a²/b² चाहिए, तो स्क्वायर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा a²/b² इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर करूंगा तो c⁴/d⁴ इक्वल्स टू e⁶ + f⁶, और ये किसके बराबर आ जाएगा 16² के। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब जो प्रॉपर्टी यहाँ पे पढ़ाई मैंने वो इसमें प्रॉपर्टी लगा दूं इस वाले पार्ट में, तो मेरे पास क्या आएगा, मैं कह सकता हूं ये और किसके बराबर होगा, ये और बराबर होगा a² + c⁴ + e⁶ डिवाइडेड बाय b² + d⁴ + f⁶, और ये किसके बराबर हो गया 16² के बराबर हो गया। क्वेश्चन में यही चीज दे रखी थी, अब यहाँ पे पुट करके अपना आंसर निकालेंगे। ये वाला पार्ट मेरे पास क्या हो गया, रूट के अंदर 16², और यहाँ पे ये क्या है, इसका रेसिप्रोकल है, तो ये रूट के अंदर मेरे पास 1/16², तो मेरे पास आएगा 16 + 1/16, और आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 257 डिवाइडेड बाय 60। क्लियर है सभी लोगों को? दिस इज माय आंसर। अगले क्वेश्चन पे अब हम मूव करते हैं। अब हम नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ सवाल यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमसे पूछा है स्क्वायर रूट क्या होगा रिमाइंडर का जो हमें मिलेगा 129�76 को 5 से डिवाइड करके। तो देखो 129
डिवाइडेड बाय 5 इसकी पावर 76। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस वाले पार्ट को 5 से डिवाइड करेंगे। अगर मैं इसे 5 से डिवाइड करूंगा तो ये तो आप कहेंगे +4 रिमाइंडर आएगा, या फिर आप कह सकते हैं कि सर ये -1 रिमाइंडर भी आएगा, क्योंकि 135 से कट जाता है, नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट आपको पता है, तो -1 रिमाइंडर आएगा और उसकी पावर 76 आएगी। -1 की पावर करेंगे अगर हम तो इवन है तो वो क्या देगा 1। तो मेरा 5 से डिवाइड करके इस पूरे को मेरे पास जो रिमाइंडर मिला वो मुझे क्या मिला, 1 मिला। रिमाइंडर अगर 1 है तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्वेश्चन खत्म। छोटा सा सवाल था। अगला सवाल हमारे पास, x प्लस ए एक कॉमन फैक्टर है इसका और इसका, ठीक है। हमें वैल्यू बतानी है कि इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू सॉल्व करके हमारे पास क्या आएगी। अच्छा, अगर मैं सॉल्व करता हूं यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो a का मान निकालना पड़ेगा और सोल्व करेंगे। अगर इन दोनों को कॉमन फैक्टर x प्लस ए है, इसका मतलब ये है कि x प्लस वे इसे भी काटेगा और इसे भी काटेगा। तो जब x प्लस ए फैक्टर है तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं x प्लस ए को 0 पुट कर दो और x का मान आ गया -a। अगर मैं x को -a रखता हूं तो वो इसे भी सेटिस्फाई करेगा और इस वाले पार्ट को भी सेटिस्फाई करेगा, और दोनों के दोनों पार्ट मेरे किसके बराबर हो जाएंगे, 0 के बराबर हो जाएंगे। अगर x को मैं -a यहां पे रखता हूं तो ये -a का स्क्वायर, ये मेरे पास a² बन जाएगा, -2 + √2, ये मेरे पास -a और यहां पे मेरे पास +2 किसके बराबर होगा, ये 0 के बराबर होगा। और साथ ही साथ ये किसके बराबर होगा, इस वाले पार्ट में अगर x को -a रख दो तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आएगी -a का स्क्वायर -2 √2 -a और यहाँ पे मेरे पास +2। आप चाहें तो यहाँ से इसे सो सिंप्लीफाई करके एक ही वैल्यू निकाल ले फिर रख के देख लें, वरना बेटर है कि मैं इसे छोड़ता हूँ, क्योंकि दोनों को कॉमन फैक्टर है। यहाँ से एक ही 2 वैल्यू आएंगी, यहाँ से एक ही 2 वैल्यू आएंगी। अगर 0 रख के निकालूंगा उसमें जो कॉमन वैल्यू होगी वो निकालना पड़ेगा। उससे बेटर है कि इन दोनों को आप इक्वेट कर दें और इससे एक ही वैल्यू को फाइंड आउट करें। ठीक, चलो ये साइड में लिख देता हूँ, बाकी इसकी जरूरत नहीं। अगर मैं इसको और इसको कंप्यूट करता हूँ, सिर्फ इन दोनों को देखूं तो a² से मेरा a² कट जाएगा, ठीक है। मेरे पास माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो अगर मैं इस वाले पार्ट को, ये 2 √2 है, -2 को इधर ले जाऊं तो 2 √2 -2 तो ये इधर आएगा, और इधर अगर लेके जाऊंगा मैं तो ये मेरे पास 2 √2a है, और यहाँ पे माइनस में मेरे पास इधर जाके ये माइनस का बनेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस हो गया, -2a -√2a होगा। क्या पार्ट क्लियर। 2 √2 में से √2 को घटाऊंगा तो √2a बचेगा मेरे पास, और a को कॉमन ले लूं मैं तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा √2 -2, ये वाला पार्ट आएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी मेरे पास 2 √2 -2 है। अब इसके अंदर अगर मैं √2 को कॉमन ले लूं तो मेरे पास वैल्यू क्या बचेगी, मेरे पास बचेगा यहाँ पे 2 -√2। यहाँ पे √2 -2 है, यहाँ पे 2 -√2 है, बेसिकली कट जाएगा, लेकिन ये क्या दे जाएगा एक साथ में, माइनस का साइन दे जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी a = -√2, ये यहाँ पे हम यहाँ पे पुट कर देंगे 5 √2 -√2 डेट इज 4 √2 इंटू में 3 √2, तो 4 3 जा सॉरी -√2 था वो, तो 5 √2 + 1 6 √2 आएगा। 6 3 जा 18 हो गया, 18 2 जा 36, सोल्व करेंगे तो 6 इज माय आंसर। क्वेश्चन हो गया खत्म। चले क्या आगे। बाकी एक चीज थोड़ा सा दिमाग में कई बार ये भी आ जाता है, जैसे हम इसे सोल्व करेंगे तो ये 3 का फैक्टर यहाँ पे बचा हुआ है, चांसेस है कि 3 तो बाहर निकलेगा मेरा, और अगर 3 बाहर निकलेगा तो मेरा आंसर 3 का मल्टीपल होगा। 4 ऑप्शन में बी करेक्ट हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी, लेकिन कोई गारंटी नहीं हो सकता है ए जब मैं निकालू यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 आ जाए, है ना, तो उस केस में कट भी सकता है। तो पॉसिबिलिटी तो है कटने की, लेकिन थोड़े से चांसेस, अगर मैं कहूँ 60 to 70% चांसेस ऐसे होंगे कि जो मेरा आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, और मुझे तुक्का लगाना होगा, एग्जाम में टाइम कम होगा, तो मैं ऑप्शन नंबर बी तुक्का लगा के आ जाऊंगा, क्योंकि 3 का मल्टीपल इकलौता यही ऑप्शन है। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हमें बताना है कि रिमाइंडर बता दो जब मैं इस वाले पार्ट को डिवाइड करूं इससे, ठीक है, वो a भी दे रखा है हमें, तो यूनिट प्लेस बताना है हमें a की पावर
दिस का कैसे सोल्व करेंगे? देखो 731 की पावर 732, इसे 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताना जो कि a के बराबर है। a निकाल लेंगे और उसकी पावर हमें फिर उसका यूनिट प्लेस बताना है, a का क्या होगा, यूनिट प्लेस ऑफ a की पावर समथिंग कुछ दे रखा। अच्छा सवाल है। 9 से किसी भी नंबर को डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या आता है? आप इनके सारे डिजिट्स का सम कर देते हैं। 7 और 3 10 और 1 11, 11 के डिजिट्स का सम करूंगा 1 + 1 2, तो इस पूरे को 9 से डिवाइड करूंगा 731 को, तो आएगा रिमाइंडर 2। 2 की पावर दे रखी है 732 और इसे 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताना। आप कहेंगे सर 2 की पावर्स देखो, कौन सी पावर 2 की ऐसी है जो 9 के आसपास है? आप कहेंगे सर 2 की पावर 3 क्या होता है? 8 होता है, मेरे को पता है। तो इसे 2 की पावर 3 की फॉर्म में ब्रेक कर दूं क्या? मैं कर सकता हूं। अगर मैं इस वाले को 3 से डिवाइड करूं तो ये किसके बराबर आएगा? ये आएगा मेरे पास 3 इंटू में 3 से पूरा का पूरा कट रहा है ये मेरे पास, अगर सम करता हूं तो मैं, तो यहां पे 2 4 4, तो मैं इसे ये लिख सकता हूं कि 2 की पावर 3 की पावर 244 डिवाइडेड बाय 9। 2 की पावर 3 हो गया 8 की पावर 244 डिवाइडेड बाय 9। 8 को डिवाइड करूंगा 9 से तो -1 की पावर 244 डिवाइडेड बाय 9, तो ये आएगा 1/9। मतलब रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा। 1 को अगर 9 से डिवाइड करो रिमाइंडर क्या मिलता है? 1 मिलता है। अगर a का मान मेरे पास ये 1 के बराबर आ गया तो 1 की पावर कुछ भी कर दो भैया, ये तो क्या होता है? 1 ही होता है, तो इसकी यूनिट डिजिट भी क्या होगी? 1 ही होगी। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास, सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर बता दो जो 12 से कट जाए। अब एक तो कन्वेंशनल मेथड होगा कि 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर निकाला और रिमाइंडर जो भी बचेगा वो घटा दिया तो हमें मिल जाएगा। दूसरा तरीका है हम ऑप्शन से चले जाए। 12 से कटता है, इसका मतलब 4 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है लास्ट की 2 डिजिट 4 से कटेगी, तो लास्ट की 2 डिजिट 94 क्या 4 से कटता है? नहीं कटता। 99 क्या 4 से कटेगा? ऑड वैल्यू है, नहीं कटती। 98 क्या 4 से कटता है? नहीं कटता। 96 4 से कटता है? कटता है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगाया तो ऑप्शन नंबर डी आंसर आ गया। 3 के पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। वरना डिविजिबिलिटी रूल से बेसिक से करते तो हम कैसे करते हैं? हम कहते हैं 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है 9999। इसे अगर मैं डिवाइड करता हूं 12 से तो मेरे पास ये जाएगा 12 8 जा 96, 39 3 जा 36, 39 3 जा 36, रिमाइंडर बचा 3। अगर 3 इसमें से घटा दूं तो 9999 - 3, ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे मैं चलता हूं। अब कहता है मेरे पास a और b क्या है? 2 रियल नंबर्स है। रियल मतलब वास्तविक संख्या है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती हैं। कुछ इस तरीके से है कि b बड़ा है मेरा a से और a भी छोटा है 0 से। अब ये 2 स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे इन्हें अभी हम, ठीक है। उनके स्क्वायर्स का सम हमें दे रखा है इतना 458 और उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस हमें दे रखा 120, तो हमें a - b की वैल्यू बतानी है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं यहां पे तो क्या आंसर आएगा? 4 ऑप्शंस भी दे रखे हैं। b बड़ा है a से, ठीक है, और a भी मेरा 0 के बराबर है। अगर a इंटू बी मेरा क्या है? छोटा है 0 से, तो सीधी सी बात है कि नेगेटिव वैल्यू आएगी। अगर दोनों नेगेटिव होते तो रिजल्ट क्या बन जाता? पॉजिटिव बन जाता। उस केस में तो क्या होता? ये ग्रेटर देन 0 हो जाता है ना, या एक 0 होता तो दोनों 0 भी बन सकते थे। लेकिन स्पेसिफिकली लिखा है लेस देन 0 है, तो मतलब दोनों वैल्यू 0 तो नहीं है, ए और बी में से कोई भी, और एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तभी नेगेटिव आएगा वैल्यू। तो नेगेटिव कौन सा होगा? आप कहेंगे सर बी बड़ा है ए से, तो ए वाला पार्ट मेरा क्या होगा? नेगेटिव होगा, ये छोटी वैल्यू होगी, और बी होगा मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू। क्या इतना पार्ट भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया? ए नेगेटिव होगा मेरे पास और बी क्या होगा? मेरे पास एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। बस मुझे यहां से इतना समझ में आया। उनके स्क्वायर्स का सम 458 है, तो मैं कह सकता हूं कि बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये मुझे दे रखा है किसके बराबर? 458 के। उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस हमें दे रखा है 120, तो मैं कह सकता हूं कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये वाला मान मेरे पास इसके बराबर 120 के बराबर आएगा।
अब देखो यहाँ पे दो चीज बनती है, क्योंकि जब मैं स्क्वायर कर रहा हूं ना, तो हो सकता है, देखो ध्यान से समझना इस चीज को, हमें क्या रखा है कि b बड़ा है, इसे मॉड्यूलस b बड़ा है मॉड्यूलस a से, हमें इसके बारे में क्वेश्चन में कहीं भी नहीं क्या है रखा। ठीक, तो अगर मैं बात करता हूं, ऐसा भी हो सकता है, देखो अब मैं आपसे एक जनरल केस लेता हूं कि a है मेरे पास -20 और b है मेरे पास 5, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। b बड़ा हो गया a से, क्या ये वाली कंडीशन ट्रू हो सकती है या नहीं हो सकती? बिल्कुल ट्रू हो सकती है। तो ये वाली वैल्यू यहां पे मैंने b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 120 के बराबर लिखा है। ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करता तब 120 आ जाता, पॉजिटिव रिजल्ट मुझे मिल जाता। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई? क्लियर है या नहीं है? तो यहाँ पे b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर भी हो सकता था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भी हो सकता था। तो अभी फिलहाल मैं इस पे ना जाते हुए मैंने फिलहाल b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मान लिया। तो यहाँ पे जो मेरे पास रिजल्ट आएगा, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो ट्वाइस ऑफ b स्क्वायर मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा? मैंने कहा इन दोनों को सम करेंगे तो ये 578 बनेगा, और मेरे पास b स्क्वायर का मान यहाँ पे आ गया 279, और b आएगा मेरे पास +-17। क्या ये चीज समझ में आई? अब b +-17, अगर मैं b लेके चल रहा हूं पॉजिटिव वाला, तो b मेरे पास क्या आएगा? +17। अगर मैं उल्टा केस ले लेता, मैं इसे b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की जगह a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को मान लेता 120, तो उस केस में मेरे पास a स्क्वायर की वैल्यू आती है, a बनता मेरा +-17, और उसमें a का मान मेरे पास क्या आ जाता? उस केस में मेरे पास a का मान आ जाता -17। क्या दोनों चीजें पॉसिबल हैं या नहीं है? ठीक है, या तो b +17 होगा या फिर मुझे a -17 मिलेगा, इन दोनों में से एक चीज मेरे पास यहाँ पे होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे मैं किसी को भी निकाल लूं, से मैंने क्या रखा, b स्क्वायर को मैंने यहाँ पे 279 रख दिया, तो इसमें से 279 इसमें से घटाऊंगा तो a स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरे पास? 1। यहाँ पे मेरे पास 7, थोड़ा सा एक सॉरी, यहाँ पे आएगा 9, 270, 458 माइनस 289 है, सॉरी आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, 289 है, तो मेरे पास 169 बचेगा, ये है ना 169। तो उस केस में मेरे पास अगर b मेरा +17 है, तो उस केस में a मेरा क्या आएगा? -13 आएगा। इस पर्टिकुलर केस में सोल्व करूंगा, प्लस माइनस a स्क्वायर 169 है, a मुझे पता है नेगेटिव है, तो -13 चला जाएगा। ठीक है, अगर a मैंने -17 लिया है, तो इस केस में b कितना हो जाएगा मेरे पास? आप यहाँ पे पुट करेंगे तो b की वैल्यू आपकी आएगी +13। क्या दोनों की दोनों चीजें पॉसिबल है या नहीं है? हमसे पूछा है a माइनस b बताओ, तो इसमें से अगर मैं इसे घटाता हूं -13 -17, तो ये -30 मेरे पास रिजल्ट देता है। अगर मैं इसमें से a को -17 मान लूं और b को 13 मान लूं, तो -17 -13, अगेन मुझे रिजल्ट कितना मिलता है? -30 ही मिलता है। तो मेरा आंसर क्या होगा? -30 होगा। बाकी आप एक चीज और ऑब्जर्व कर सकते थे, जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन में देखा कि a नेगेटिव होगा b पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव प्लस नेगेटिव, तो ये मेरा जो आंसर आता वो नेगेटिव में आता। ये मुझे समझ आ चुका था, और मेरा आंसर क्या हो सकता था? ये नहीं हो सकता था, ये नहीं हो सकता था, या तो ये होता या फिर ये होता। क्लियर? और हमें यहाँ पे a या b की वैल्यू, जैसे ही मैंने देखा कि मेरे पास यहाँ पे b की वैल्यू या तो +17 या फिर -17 जो भी होगी, क्योंकि एट द एंड क्योंकि b नेगेटिव है, तो मेरे पास नेगेटिव में एक तरीके से अगर मॉड्यूलस लेके चलूं तो दोनों का सम होने वाला है। तो यहाँ पे अगर 17 मैंने नेगेटिव वाला ले लिया था, तो मैं कह सकता था मेरा जो आंसर आएगा 17 से बड़ा आएगा, 17 से बड़ा आएगा तो -30 ही बन सकता था। ठीक है, थोड़ा सा सोचना आप इस क्वेश्चन पे, तो चीजें आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होंगी। बाकी करने के बाद ये चीजें बता पाना आसान होता है। चलूं क्या आगे? अब मैं कोई भी केस ले लो, मेरे पास a - b का मान सेम ही आने वाला था।
क्वेश्चन कहता है मेरे पास कौन सा सबसे छोटे से छोटा नंबर है जो मैं इस ब्लैंक में फिल कर सकता हूं जिससे कि 11 से डिविजिबल हो जाए। 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि ओड प्लेस पे जितनी डिजिट्स हैं उनका सम, इवन प्लेस पे जितनी डिजिट्स हैं उनका सम, जो इनका डिफरेंस होता है, ठीक है, वो हमेशा किसके बराबर होता है मेरा 1 के, वो या तो 11 से कटता है या फिर वो 0 होता है। ठीक, तो आप या तो सम कर लें, एक तरीका तो ये कि मैं पूरा करूं यहाँ पे 8 और 6 14 प्लस 9 23 प्लस 2 25 माइनस में यहाँ पे मैं मान लेता हूँ x, तो मेरे पास ये आ जाएगा 7 प्लस 5 12 प्लस 1 13 और यहाँ पे प्लस x। ये वाली वैल्यू मेरे पास किससे हो, या तो 11 से कटे या 0 बन जाए। 25 में से 13 को घटाऊंगा तो मेरे पास बचेगा 12 माइनस एक्स, ये 11 से कटना चाहिए। 11 की कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, क्योंकि ये x एक डिजिट है, तो ये 1 2 3 कहाँ तक जा सकता है, 9 तक जा सकता है। तो एक ही पॉसिबल वैल्यू पे सेटिस्फाई करेगा, जब x को 1 रख दें तो बन जाएगा 11 और ये मेरा कट जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। सबसे छोटी वैल्यू पूछी थी 1 ही आएगा, कोई और वैल्यू पॉसिबल वैल्यू जो थी वो 1 ही थी, इसके अलावा कोई और वैल्यू पॉसिबल ही नहीं थी जिससे कि 11 से कटता। लीस्ट या लार्जेस्ट कुछ भी पूछ लेता, यही आंसर आता। दूसरा तरीका, इस तरह के सवाल में हम इस तरीके से भी कर लेते हैं कि जब आप इसे सोल्व करने जाएं तो आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करी, थोड़ा लंबा हो गया, मैं इसे ऐसे देख सकता था 8 - 7 + 1 6 - 5 + 1 9 - x प्लस का 9 लिख देता हूं, मुझे पता है लास्ट में -x कर देंगे, 2 - 1 प्लस का 1, तो 1 2 11 12 12 माइनस x, ये मेरा 11 से कटना चाहिए और मेरा आंसर x का क्या आएगा 1 आएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। तो जरूरी नहीं है हर बार हम कन्वेंशनल मेथड से जाएं कि हर सारी ओड प्लेसेस का सम करें फिर इवन प्लेसेस का सम करें और सब्ट्रैक्ट करें। हम दो वैल्यूज का पेयर बना के भी एक एक करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये छोटी सी ट्रिक शायद आपको ना पता हो तो आप यूज कर सकते हैं आने वाले क्वेश्चंस के अंदर। अब मैं आगे बढ़ता हूं। कहता है कि 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो एवरेज है वो 21 है, तो आप बता दीजिए हाईएस्ट नंबर क्या होगा। तो 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एवरेज, अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो क्या होगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज होगी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज होगी तो कॉमन जो डिफरेंस होगा वो 1 का होगा। ठीक है, तो आप लॉजिकली देखते ही इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। सर हमारा आंसर इस क्वेश्चन का 23 आएगा, जिन लोगों ने कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा हुआ है। बाकी मैं बेसिक से भी आपको एक बार समझा देता हूं। ठीक है, 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। फर्स्ट नंबर को मैं मान लेता हूं, चलो a है, फिर a+1 होगा, फिर a+2 होगा, a+3, a+4, a+5, यही होगा। इन पांचों नंबर का एवरेज दे रखा है मुझे 21। 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं तो एवरेज क्या होता है, उनका मिडिल टर्म होती है, मतलब ये वाली जो टर्म है ये मेरा एवरेज होगा 21। a+2 21 है, सॉरी ये छठा नंबर आ गया, मिडिल टर्म हो गई a+2। हमें बताना लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, हाईएस्ट नंबर हो गया ये a+4, तो ये इससे क्या हो जाएगा +2 दैट इज 23। इस तरीके से देख सकते हैं। अदरवाइज आपने ये पूरा सीक्वेंस तो लिख ही लिया। ठीक है, एवरेज निकालना हो तो एवरेज के लिए आप एक ही वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, एवरेज क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, या तो आप मिडिल टर्म कह लो या फिर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट टर्म इज a, लास्ट टर्म इज a+4 डिवाइडेड बाय 2। ये किसके बराबर 21 के बराबर आएगा। ये बचेगा मेरे पास a+2, ये 21 के बराबर, a+4 चाहिए तो दोनों में प्लस क्या कर देंगे, क्लियर है। चलें आगे। एवरेज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सम का फॉर्मूला पता है आपको, ये होता है n/2 2a + n-1d, या फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ते हैं, एवरेज पढ़ेंगे तो n से डिवाइड कर देंगे तो ये n एलिमिनेट हो जाता है और यहाँ पे बचता है सिर्फ 1/2। यहाँ से ये फॉर्मूला आता है। जिन लोगों को फॉर्मूला नहीं पता कि कैसे बनता है, ये इस तरीके से आता है एवरेज। चलो अब देखो, बहुत सिंपल सा सवाल दे दिया। कहता है कि जो रेशियो है दो पॉजिटिव नंबर्स के बीच में वो 5:7 है और उनका प्रोडक्ट 560 है। तो हमें बताना है स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा। स्मॉलेस्ट नंबर 5 का मल्टीपल होगा, चार ऑप्शन में 2 5 के मल्टीपल है, डायरेक्टली नहीं बता सकते।
तो मैं कहूंगा दो नंबर, एक होगा 5x और एक कह सकता हूँ मैं 7x है, दोनों का प्रोडक्ट कितना है 560 है, 7 से काटूंगा 80, इससे काटूंगा 16, तो x स्क्वायर 16 के बराबर, x का मान हो गया 4, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स हैं तो नेगेटिव वाला नहीं जाएगा। अगर ये 4 हो गया मेरे पास तो 5x पहला नंबर क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 20। ठीक है, रेशियो का क्वेश्चन था, नंबर सिस्टम में हमने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अब हमारे पास जो सवाल है वो एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड है। इस पे भी काफी सारे सवाल एग्जाम में पूछे गए थे। जैसे कि सवाल है हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम बताना है इन तीनों नंबर्स का क्या होगा। ये आपको मैं होमवर्क के लिए दे देता हूँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, एलसीएम निकालना आप सभी लोगों को आता है ना। ठीक है, मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि कौन सी वैल्यू चारों में से ऐसी है जो इससे कट जाए, 240 से डिविजिबल है। हो सकता है दो ऑप्शंस आपके बचे, फिर आप इससे चेक कर सकते हैं, इससे चेक कर सकते हैं, ऑप्शन की मदद ले सकते हैं। 240 के फैक्टर्स में हमें पता है ये 40 से कटेगा, 40 से कटने वाली संख्या कौन कौन सी आप देख सकते हैं। जैसे 0 हटा दी मैंने, अगर मैं 4 से चेक करूंगा ये वाली वैल्यू लास्ट 2 डिजिट 4 से नहीं कटेगी। 24 क्या 4 से कटेगा, कट जाएगा। 48 भी 4 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो पहला ऑप्शन हट गया, इन तीनों में से कोई आंसर होगा। फिर यहाँ पे 240 है तो 3 ये 40 इंटू 6 था, तो आप देख सकते हैं कि 40 से चेक हो गया 6, मतलब 3 से भी कटना चाहिए। 3 की डिविजिबिलिटी लगाएंगे, तीनों सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो थोड़ा लंबा चला जाएगा इस तरीके से करने में, तो डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, इसे हमें बेसिक स्प्लिट करके क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम लेने का तरीका मैं चाहूं तो आपको बता देता हूं एक बार कि कैसे आप एलसीएम ले सकते हैं। जब भी हमारे पास मल्टीपल नंबर्स हो और मुझे एलसीएम लेना हो बिल्कुल बेसिक से, जब बड़े बड़े नंबर्स हो तो उस केस में कैसे एलसीएम लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे है 336, 528 और यहाँ पे है मेरे पास तीसरा नंबर 240। सबसे कॉमन जो तुम्हें लग रहा है कि इन तीनों में कॉमन है ही है, तो वो मेरे को दिख रहा है कि यार ये सारी की सारी वैल्यू आप किसी भी सीक्वेंस में ले सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लास्ट की 2 डिजिट मेरी 4 से कट रही है ना, तो मैं डायरेक्टली चाहूँ तो 4 से करूंगा, मैं बिल्कुल 2 से लेके ना चलूं, मेरी मर्जी है। आप 2, 3 से, वैसे तो जनरल यही रिकमेंडेड होता है, पहले 2 से करें फिर 3 से करें फिर ऐसे, लेकिन आप बीच में अपने हिसाब से जो आपको कॉमन दिख रहा है वो अलग की अलग कर सकते हैं। ठीक है, मैंने पहले 4 से कर लिया, तो फिर ये मेरे पास 8 जा जाएगा, 84 आएगा। फिर मैं यहाँ पे करूंगा तो 132 और यहाँ पे मेरे पास 60। अभी किससे कट रहा है, अभी भी 2 से कट रहा है, ये 4 से ही कट जाएगा मेरे ख्याल से। अब भी 4 से ही काट दो दोबारा, मेरे पास 21 और यहाँ पे मेरे पास 33 और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 15। अभी 3 से काट दो, 7, 11 और 5। अब हो गया, मेरे मिल गया आंसर। क्या आंसर आएगा मेरा, 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 5। 7, 3, 11 का तो डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ते हैं, हमें पता ही होता है, 231। 4 इंटू 4 16 इंटू में 5 कितना हो गया, 80 हो गया। 8 3 या 24, 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 16 और 2 80, 18480। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, तो कई बार एग्जामिनर करवा देता है कैलकुलेशन, रेयर चांस होता है कि हमें पूरी कैलकुलेशन करनी पड़े आंसर निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वो सबसे छोटी वैल्यू बता दो जिसे अगर मैं 7, 9 और 11 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 2 आएगा। तो रिमाइंडर 2 कब मिलेगा इनसे डिवाइड करने पे, आप कहेंगे सर वो नंबर जो होगा मेरा वो 7 का मल्टीपल से 7 इंटू के प्लस 2 होगा, तो 7 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 2। 9 के प्लस 2, 9 के की जगह एल ले लो, प्लस 2 होगा तो 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा। 11 से भी सेम है तो m प्लस 2, इस तरह का मेरा नंबर होगा। तो इस तरह के केस में हम कह सकते हैं कि अगर मैं 7, 9 और 11 का एलसीएम ले लूं तो वो नंबर मेरा 7 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा और 11 से भी कट जाएगा, और उसमें 2 ऐड कर दूं तो इन तीनों में से किसी से भी डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा। तो मैं कहूंगा मेरा जो नंबर होगा वो क्या होगा, एलसीएम ऑफ 7, 9, 11 प्लस 2, ये मेरा नंबर होगा। अब तीनों कोप्राइम नंबर है, मल्टीप्लाई कर दो, 9 इंटू 11 99 इंटू 7 करूंगा मैं, 100 में से 1 कम है तो 700 में से 7 कम, 693 प्लस 2, आंसर आ गया 695। एक तरीका तो ये है, बाकी दूसरा तरीका ये हो सकता था कि मैं यार तीनों नंबर उठाता, चारों नंबर को डिवाइड करके देखता, तीनों से एक एक करके, रिमाइंडर 2 जिसमें मिल जाता वही आंसर होता, पहले 7 से चेक कर लेता।
कि किस में रिमाइंडर 2 मिल रहा है। अगर एक ही ऑप्शन ऐसा होता जिसमें रिमाइंडर 2 मिलता तो वही आंसर हो जाता। अब ये वाला भी अच्छा सवाल है, देखो इसमें क्या कहता है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है एग्जामिनर ने। क्वेश्चन में कहता है एक दूधिया है, मिल्कमैन है मेरे पास, वो एक लार्ज ड्रम जो कि मिल्क से भरा हुआ है उसे खाली करना चाहता है। 4 तरीके के जार हैं उसके पास, एक 6 लीटर का है, एक 9 लीटर का है, एक 15 लीटर का है, एक 18 लीटर का है। कोई सा भी जार यूज कर ले वो, ठीक है, ड्रम पूरा खाली नहीं होता, लास्ट में 4 लीटर दूध ड्रम में बच ही जाता है, ठीक है। तो हमें बताना है कि लीस्ट पॉसिबल कैपेसिटी क्या होगी ड्रम की अगर उसकी कैपेसिटी 7 का मल्टीपल है। अब देखो जब मैं 6 लीटर वाले से निकाल रहा हूं या 9 लीटर या 15 लीटर या 18 लीटर कैपेसिटी वाले से निकाल रहा हूं और 4 लीटर बच रहा है, इसका मतलब सेम सी मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि जो मेरे पास कैपेसिटी होगी ना ड्रम की, वो अगर मैं एलसीएम ले लूं किसका, 6, 9, 15 एंड 18 का, और उसमें 4 को ऐड कर दूं तो कुछ इस तरीके से होगी, है ना, कि एलसीएम इन चारों से डिवाइड करूंगा तो पूरा का पूरा कट जाएगा, लेकिन 4 लीटर मेरे पास हर बार बचा रह जाएगा, तो रिमाइंडर क्या होगा, इन चारों से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 4 बचेगा। इतनी कैपेसिटी वाला मेरा ड्रम रहा होगा। अब हमसे ये कहा गया है कि जो ये कैपेसिटी वाला ड्रम है ना, ये 7 का भी मल्टीपल है। अगर ये 7 का भी मल्टीपल है तो आप कहेंगे सर जो ये वैल्यू आनी चाहिए मेरे 7 से कटनी चाहिए। अब ऐसी कितनी वैल्यूज पॉसिबल, कौन कौन सी वैल्यू हो सकती हैं? आप कहेंगे सर एलसीएम में मैं किसी से भी मल्टीप्लाई कर दूं, से एलसीएम में मैंने k से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, हर केस में 6, 9, 15 और 18 से कट के यहाँ पे रिमाइंडर 0 मिलेगा और यहाँ पे 4 मिलेगा। तो ये सारी वैल्यूज मेरे पास ड्रम की पॉसिबल है कैपेसिटीज की। अब k का वो न्यूनतम मान, सबसे मिनिमम वैल्यू k की वो रखनी है हमें, जिससे कि ये वाली वैल्यू क्या हो जाए मेरी 7 से कट जाए। क्वेश्चन समझ आ गया सबको? अब देखो 7 से कटने वाली वैल्यू एक तरीका तो ऑप्शन की मदद ले लो, 4 ऑप्शन है, 7 से कौन कौन सा कटेगा, क्या ये 7 से कटता है, नहीं कटता, क्या ये वाली वैल्यू 7 से कटती है मेरी, कटती है, क्या ये वाली वैल्यू 7 से कटती है मेरी, नहीं कटती, ये वाली वैल्यू 7 से कटती है, कटती है। तो मेरा या तो ये आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा। अब इसमें भी हम चेक कर सकते हैं कौन कौन सी कैपेसिटी वाले हैं, 6, 9, 15 और 18। चलो मैं इजीएस्ट जो आपके लिए लगे आप उससे करो, मैं 6 से करता हूं, 187 6 से काटूंगा मैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। हमें कितना चाहिए, रिमाइंडर 4 चाहिए, इसे 6 से करूंगा रिमाइंडर 4 मिलेगा, तो यही मेरा आंसर है। मैंने ऑप्शन के मदद ली और आंसर निकाल लिया, लेकिन अब बेसिक से भी आना चाहिए कि बेसिक से करेंगे तो हम कैसे सोल्व करेंगे। ठीक, तो बेसिक से देखते हैं। आप कहेंगे सर सबसे पहले इन चारों का एलसीएम अगर मैं लूं, 6 और 9 का एलसीएम लूंगा तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 18। 18 और 15 का एलसीएम लूंगा तो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 90 और इसकी भी 90, तो ये होगा 90 इंटू में k प्लस 4 डिवाइडेड बाय 7। ये मेरे कुछ इस तरीके से रहेगा। अब यहाँ पे k की कौन सी वैल्यू पे सेटिस्फाई करेगा ये देखना पड़ेगा। अगर 90 को मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास 70 -1 आप कह सकते हैं रिमाइंडर आएगा, 91 क्योंकि मेरा 7 से कट जाता है तो यहाँ पे -1 रिमाइंडर और k प्लस 4। अब k की क्या वैल्यू रखूं कि यहाँ पे रिमाइंडर 0 मिल जाए? आप कहेंगे सर ये -1 है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं, यहाँ पे +4 रिमाइंडर मिलेगा, 4 को 7 से डिवाइड करूंगा तो k की वैल्यू 4 रख दो, -4 + 4 0 आ जाएगा। बाकी 1, 2, 3 रखने पे बात नहीं बनेगी, तो k का मान होगा 4, तो नंबर क्या बन जाएगा या कैपेसिटी क्या हो जाएगी मेरे पास ड्रम की, 90 इंटू में 4 + 4 तो 364। दिस इज माई आंसर। बेसिक से हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। उम्मीद है आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। कहता है दो नंबर्स का जो एलसीएम है वो 15 टाइम्स है उनके एचसीएफ के। प्रोडक्ट नंबर्स का हमें ये दे रखा है, हमें मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस बताना है नंबर्स के बीच में क्या हो सकता है। अब देखो मैं इसमें छोटा सा कंसेप्ट एलसीएम एचसीएफ में जो हम पढ़ते हैं मैं एक बार फटाफट से आपका रिवाइज करा देता हूं। मैंने कहा मेरे पास दो नंबर है, एक है n1 और एक है n2। ठीक है, n1 और n2 मेरे कुछ भी हो सकते हैं। मैं इसे जनरली n1 को बोलता हूं AH और n2 को बोलता हूं BH।
अगर मैं N1 रेशियो N2 निकाल लूं तो मेरे पास क्या होगा, आप कहेंगे सर ये आ जाएगा A रेशियो B। H कट गया और H क्या है मेरे पास यहाँ पे, ये है HCF। जो कॉमन फैक्टर होगा इन दोनों का, जैसे ही मैं रेशियो लूंगा कट जाएगा। जो नॉन कॉमन फैक्टर्स है, जो कंपोजिट नंबर्स हैं, इन दोनों में कंपोजिट पार्ट है, वो है A रेशियो B। क्या ये चीज समझ आ गई? तो दो नंबर्स इतने। अगर मैं इनका एलसीएम लूं इन दोनों का, तो आप कहेंगे सर H कॉमन आ जाएगा, एलसीएम होगा मेरे पास ABH। ठीक, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, आप कहेंगे सर दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, N1 इंटू में N2 कर दूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा AH इंटू में BH, तो मतलब ABH स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे इसे स्प्लिट करूं, ABH क्या है मेरा एलसीएम है, H क्या है HCF, तो एलसीएम इंटू में HCF, ये क्या हो जाएगा मेरे पास नंबर्स का प्रोडक्ट। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है जिसपे पूरा नंबर सिस्टम के मैक्सिमम क्वेश्चंस आप बना सकते हैं इस टाइप के। ये मैंने कंसेप्ट यहाँ पे बता दिया। अब आप याद रखेंगे, स्मॉल a की मैं बात करूं तो ये क्या है, नंबर 1 का कंपोजिट फैक्टर जो कॉमन नहीं है नंबर 2 से। N2 क्या है, N2 में B आ जाएगा, वही HCF स्मॉल h है। एलसीएम के लिए मैं स्मॉल l डिनोट करूंगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया सब कुछ। दोनों नंबर का एलसीएम 15 टाइम्स है देर HCF के, तो अगर HCF को मैं h मान लूं तो एलसीएम क्या हो जाएगा 15h हो जाएगा। उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट भी दे रखा है मुझे 4860। एलसीएम और HCF का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन का, डेट इज 4860। यहां से सोल्व करूंगा तो मेरे पास 15 से ये पूरा का पूरा कटना ही चाहिए, तो मैं इसे 15 से काटूं तो 3 जा 2 जा और 4 जा, और ये h स्क्वायर 324, तो h का मान क्या आ जाएगा मेरे पास 18 आ जाएगा। अगर मैं इसे ABH स्क्वायर की फॉर्म में लिखता, ठीक है, ये मेरा ABH स्क्वायर की फॉर्म में भी था, तो मैं कहूंगा यहां पे मेरे पास नंबर क्या निकल के आएगा। यहां पे आप कहेंगे सर AB वाला कंपोनेंट मेरा कितना था, 15 था, है ना। एलसीएम इंटू HCF क्या होता है, ABH स्क्वायर, और ये मेरे पास था 15h स्क्वायर, तो मतलब A इंटू B मेरे पास कितना आ गया, ये 15 आ गया, है ना। अब मुझे बताना है कि नंबर्स के बीच में मैक्सिमम डिफरेंस क्या हो सकता है, तो A और B का क्या क्या मान मैं निकाल सकता हूं। आप कहेंगे सर सबसे छोटी वैल्यू, इसके फैक्टर्स में अगर स्प्लिट करूं मैं, तो मैं कह सकता हूं ये 1 इंटू 15 हो सकता है, ये हो सकता है मेरा 2 से नहीं कटेगा 3 इंटू 5 हो सकता है, 5 इंटू 3 हो सकता है, और मेरे पास यहाँ पे 15 इंटू में 1 हो सकता है। एक एक करके मैं बढ़ता चला गया इसके फैक्टर से और स्प्लिट कर लिया। मुझसे पूछता कितने पेयर्स पॉसिबल थे नंबर के, तो हमारे पास यहाँ पे 4 वैल्यूज पॉसिबल थी N1 की, 4 वैल्यूज पॉसिबल थी N2 की। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो मैक्सिमम डिफरेंस पूछा है, तो तब होगा या तो A मेरा 1 रेशियो को रिप्रेजेंट करे, B 15 रेशियो को, N2H कर दूं, या फिर A 15 रेशियो B 1 रेशियो को। तो गैप कितने का आएगा A और B के अंदर, 14 का। तो या नंबर मेरा जो बनेगा 1 इंटू 18, और यहाँ पे 15 इंटू 18, डिफरेंस आया 14, 14 इंटू में 15, नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो ये आएगा 14 इंटू में 18, सॉरी। तो आप देखेंगे 16 माइनस 2 है, या 16 प्लस 2 है, 16 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, डेट इज 252। दिस इज माई आंसर। यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे, 4 8 जा 32, यूनिट डिजिट 2। आई होप दिस इज क्लियर। चलूं क्या आगे अब मैं? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2 नंबर दे रखे हैं, उनका रेशियो दे रखा है, उनका एलसीएम 42 ज्यादा दे रखा है, उनके HCF से ये वैल्यू दे रखी है। हमें बताना है कि लार्जर नंबर क्या होगा। अगर चारों ऑप्शन देखो, लार्जर नंबर 5 का रेशियो है, 5 से डिविजिबल यही है, तो यही आंसर है ना। बाकी बेसिक से भी एक बार निकाल लेते हैं, क्योंकि HCF जनरली जब भी हम इस तरह की क्वेश्चन करते हैं, हम मान के चलते हैं कि इंटीजर वैल्यू है, कि मैक्सिमम केसेस में यही चलता है, तो 5 से मल्टीपल होना चाहिए। बेसिक से करेंगे तो LCM is 42 greater than the HCF। ये मेरा A रेशियो होगा, ये B होगा, ABH ये हो गया LCM, माइनस H ये हो गया HCF, ये हो गया मेरा 42। AB कितना है 3 इंटू 5 15,
15h माइनस एच इक्वल्स टू 42। 14h किसके बराबर 42 और h का मान आ गया 3। अगर HCF 3 है तो मेरे पास बिगर नंबर क्या है B इंटू में H। क्लियर, ये बेसिक से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है दो नंबर्स का जो एलसीएम है वो 12 टाइम्स है उनके एचसीएफ के। एलसीएम और एचसीएफ का सम दे रखा है, एक नंबर की वैल्यू भी दे रखी है, अदर नंबर बताना है। बहुत ही सिंपल सा सवाल होगी। एलसीएम अगर 12 टाइम्स है एचसीएफ के तो 12h ये हो गया एलसीएम, और एचसीएफ को मैंने माना h, तो इनका सम आ गया मेरे पास 403। एक नंबर दे रखा है, दूसरा नंबर बताना है। आपको पता है कि कैसे करेंगे। यहां से मैं एचसीएफ निकाल सकता हूँ 13h, 13 से काटूंगा तो 3 और 1, तो एचसीएफ आ गया 30। ठीक है, अगर एचसीएफ 31 है तो एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो एचसीएफ है 31, एलसीएम है मेरे पास 12 इंटू में 31, और नंबर एक दे रखा है 124, तो दूसरा नंबर क्या होगा निकाल लो। यहां से अगर एचसीएफ 31 मिल गया था तो आप ये भी कह सकते थे दूसरा नंबर जो होगा वो 31 का मल्टीपल होगा, और चार ऑप्शन में 31 का मल्टीपल ऑप्शन नंबर 3 है, तो वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज ऑब्जर्व की जा सकती थी, बट फिर भी मैं निकाल रहा हूँ आपके लिए। यहां से काटूंगा 4, 4 से काटूंगा 3, और ये आ गया मेरे पास नंबर 2 दैट इज 93। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। क्वेश्चन में क्या था, दो नंबर्स का रेशियो 7:15 दे रखा है, उनका एलसीएम दे रखा है इतना, b प्लस ए रेशियो b माइनस ए बता दो। ठीक, अगर दो नंबर a और b है और उनका रेशियो ये है, तो b प्लस ए निकालने के लिए मुझे कुछ करना थोड़ी है। 7 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 15, या सॉरी 15 माइनस 7, बड़े में से छोटे, तो ये आ गया मेरे पास 22 और ये आ गया मेरे पास 8, और आंसर आ गया मेरे पास 11 डिवाइडेड बाय 4। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसमें एक्स्ट्रा एलसीएम वाली इंफॉर्मेशन का कोई काम ही नहीं था, फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे थे हमारा, लेकिन हम अपना टाइम वेस्ट होने नहीं देंगे। राइट, क्या था, दो नंबर्स हैं, उनका एलसीएम और एचसीएफ हमें 3 और 18 दे रखा है। अगर एक नंबर 9 है तो दूसरा नंबर बता दो। अब कैसे करेंगे भैया, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ डिवाइडेड बाय पहला नंबर, तो दूसरा नंबर मुझे ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ये आ गया 6, क्वेश्चन हो गया खत्म। ऐसा है जब, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल है। अच्छा लेवल का, ठीक ठाक ही सवाल है, बहुत मुश्किल तो नहीं, आईबी के हिसाब से ठीक है। कहता है मेरे पास ए दे रखा है 1200 माइनस एक्स। एक्स एक रियल नंबर है, ए 0 से बड़ा है, ए 3 से 5 से 7 से और 11 से डिविजिबल है। सम ऑफ टू लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की जो दो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यूज हैं उसके बारे में हमें उनका सम बताना है। अब कैसे सोल्व करेंगे, देखो एक्स निकालना है ना, सबसे पहले इक्वेशन को बदल दो। मैं कहूंगा एक्स कितना हो जाएगा 1200 माइनस ए। ये ध्यान रखना, यहाँ पे कई बार हम गलती से ए पढ़ लेते हैं तो दिक्कत होती है। ये क्या है एक्स। अब a ग्रेटर देन 0 है और a किससे डिविजिबल है 3, 5, 7 और 11, तो इनके एलसीएम से डिविजिबल होगा। लीस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी इनका एलसीएम। सारे को प्राइम है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 77 इंटू 3 231 इंटू में 5, मेरे पास ये आ जाएगा 1155 है ना। तो a की मिनिमम वैल्यू तो क्या होगी 1155 होगी। उसके बाद सेकंड वैल्यू क्या होगी कि आप कहेंगे सर इसका सेकंड मल्टीपल, तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें, तो 0, 1 और यहाँ पे 3 और यहाँ 2, ये दो वैल्यू। हमें x की दो सबसे बड़ी वैल्यूज बतानी है, तो x की सबसे दो बड़ी वैल्यू क्या होगी, जब a की दो सबसे मिनिमम वैल्यूज हैं वो यहाँ पे रखूंगा तो x की दो सबसे बड़ी वैल्यू मिलेंगे, उनका सम हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं देखता हूं यहाँ पे, तो x की सबसे पहली बड़ी वैल्यू क्या होगी 1200 माइनस 1155, दिस विल गिव मी नथिंग बट 45। x2 क्या होगा मेरे पास 1200 माइनस 2310, दिस विल गिव मी नथिंग बट 10, और यहाँ पे मेरे पास 11 है ना, ये भी नेगेटिव का। इन दोनों को अगर मैं सम अप कर दूं तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 65 और यहाँ पे 10 नेगेटिव का।
दिस विल बी माय आंसर। क्लियर है सभी लोगों को? तो यहाँ पे हमारे एलसीएम एचसीएफ के भी सारे सवाल खत्म होते हैं। अब स्टैटिस्टिक्स का, बेसिकली स्टैटिस्टिक्स नहीं है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का एक सवाल है, वो यहाँ पे फटाफट से देख लो। बाकी डीआई के क्वेश्चंस तो हम अलग से वैसे करेंगे भी। क्या आता है कि विच ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इनका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कौन सा सही से रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना, एक होता है हमारे पास हिस्टोग्राम और एक होता है, हिस्टोग्राम को यूज करके हम बनाते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, क्लास दे रखी है, 4 से 8 के बीच में 2 बच्चे हैं, 8 से 12 के बीच में 4 हैं, 12 से 16 के बीच में 5 हैं, 16 से 20 3 और 20 से 24 2। जब हम हिस्टोग्राम बनाते हैं, मैं आपको एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन ना चले। तो देखो 4 से 8 है, मैंने यहाँ पे लिखा 4, यहाँ पे लिखा 8, फिर यहाँ पे 12, यहाँ पे 16 और यहाँ पे 20 और यहाँ पे इस तरीके से जा रहा होगा। यहाँ पे 28 लिख देता हूँ, आगे का भी बना देता हूँ, ऐसे जाएगा, यहाँ पे 0 होगा। और यहाँ पे अगर मैं इधर करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, 2 4 5 3 2, तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से बनेगा। 5 तक ही है मैक्सिमम, कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो 6 भी डाल लो। चलो जब मैं ड्रॉ करना स्टार्ट करूंगा, देखो 4 से 8 के बीच में 2 है, तो 4 से 8 के बीच में मैं बनाऊंगा 2। फिर मेरे पास 8 से 12 के बीच में 4 है, मैं आपको सिखा भी रहा हूं बनाना। 8 से 12 के बीच में 4 है, तो चलो यहां से 8 से 12 के बीच में हिस्टोग्राम हम इस तरीके से ही बनाते हैं। फिर उसके बाद मेरे पास 12 से 16 के बीच में 5 है, तो थोड़ा सा और बढ़ गया, चलो। फिर मेरे पास यहाँ पे 16 से 20 के बीच में 3 है, तो ये 3 होगा 16 से 20 के बीच में। और एक और बना लेते हैं, 20 से 24 के बीच में 2 है, तो ये चलो 2 ऐसे। ठीक, जब ये हो गया मेरा हिस्टोग्राम, और हिस्टोग्राम से जब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हैं तो ध्यान रखेंगे उनका एरिया हमें बराबर रखना होता है। ये कंसेप्ट कहता है कि हम इनका हिस्टोग्राम से, क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएंगे तो इनका एरिया बराबर होता है। तो हम एक प्रीसीडिंग क्लास से स्टार्ट करते हैं। 4 से 8 था, तो इससे प्रीसीडिंग क्लास होगी 0 से 4। 4 से 8 में 2 था, तो इसका मिडल पॉइंट को हम सारे के सारे बना लेते हैं। ठीक है, प्रीसीडिंग क्लास को लेंगे 0 से 4, इसका मिडल पॉइंट लेंगे, और एक्सीडिंग क्लास जो 24 से 28 है, इसको भी मिडल में हम 0 पे रखते हैं। और इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हैं। ये इसका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होगा। ठीक, तो कौन सा इसे रिप्रेजेंट करता है, आप ध्यान से देखेंगे, ये ऑप्शन फिगर नंबर बी, ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। आप इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आए, आप ध्यान रखें, जब भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हम किसी भी क्लास का बनाते हैं तो उसकी प्रीसीडिंग क्लास के 0 से स्टार्ट होता है और उससे नेक्स्ट क्लास के 0 पे जाके खत्म होता है बीच में। तो चारों ऑप्शन को अगर मैं ध्यान से देखता ही, तो ये वैसे ही एलिमिनेट हो जाते, यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर बन सकता था। क्लियर? तो ये चीज हमेशा याद रखेंगे। और इसके पीछे का लॉजिक ये होता है कि जो ये वाला एरिया, जो हिस्टोग्राम में टोटल एरिया कवर्ड होता है, वही हमारा टोटल एरिया इसके अंदर कवर्ड होता है। ठीक, तो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस क्लास। आई होप दिस क्लास इज यूजफुल टू यू और यू हैव लर्नड अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। बाकी कंप्लीट में एक बार डिटेल में सब कुछ पढ़ने के लिए आप आरआरबी से ऑफिसर बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सभी सब्जेक्ट से कंप्लीट कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, स्पेशली फॉर एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एग्जामिनेशन। इस वीडियो में सिर्फ यहीं तक रखते हैं, बाकी और भी क्लासेस इससे रिलेटेड मैंने डाली हुई हैं, एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है IBACIO की, आप वो जरूर देखें। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।